दोस्तों अगर आप महीने का 5,000 रुपए बचाते हैं तो क्या करते हैं उस पैसे का, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जनरली लोग दो तीन जगह जाते हैं। मान लीजिए पहला आप फिक्स डिपॉजिट की तरफ चले जाते होंगे, दूसरा आप रेकरिंग डिपॉजिट की तरफ चले जाते होंगे, या तीसरा आप सोचते हैं कि चल भाई एसआईपी कर लेता हूं, है ना, किसी म्यूचुअल फंड में काम बन जाएगा। देखो भैया सीधा सवाल ये है, छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर आप हो और आपका पड़ोसी है। अगर आप महीने के 1,000 रुपए, है ना, डाल रहे हो और वो भी 1,000 रुपए डाल रहा है, 20 साल बाद जरूरी नहीं है कि आप दोनों सेम जगह पे हो सकता है वो आगे चल के अपनी बिल्डिंगें बना रहा हो, वो आगे चल के अपना घर बना रहा हो, और आप इस बात पे रहे कि भैया ये घर बना कैसे रहा है। क्योंकि एक गलत इन्वेस्टमेंट आपको गलत जगह लेके जा सकता है। ये मैंने अपने करियर में देखा है। जब से मैंने अर्निंग करना शुरू करा, मेरी अर्निंग अगर आपको बता दूं तो 15-16 साल पहले हुई। मैं बहुत अनलक्की था कि मुझे ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस नहीं मिली जिससे मुझे समझ आता है कि मुझे राइट इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और कहाँ करना है। बहुत दिनों बाद ठोकरें खाई, लेकिन सीखा कि भैया किस तरीके से करना है। तो भैया सबसे पहले समझते हैं एसआईपी को। एसआईपी होता क्या है? एसआईपी क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आराम से समझना। सबसे पहला होता है एक फिक्स्ड अमाउंट, है ना, एक फिक्स्ड अमाउंट। दूसरे नंबर पे आता है एक फिक्स्ड डेट, यानी कि एक फिक्स अमाउंट। फॉर एग्जांपल हर महीने के 500 रुपए। फिक्स्ड डेट क्या है भैया? हर महीने के शुरू में, यानी कि 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, 1 मार्च को, एक फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स डेट। आप किसी भी जगह निवेश करते हैं, है ना, इन्वेस्ट करते हैं, तो भैया इसे क्या कहते हैं? सीधी शब्दों में एसआईपी कहते हैं। तो एसआईपी क्या है? एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का तरीका है। एसआईपी आप कहीं भी कर सकते हो। आपके मन में आया कि नहीं भाई हर महीने की 1 तारीख को जाके मैं 10,000 की एफडी कराऊंगा, ये भी एक एसआईपी है ना। तो बेसिकली क्या बोला मैंने? फिक्स्ड अमाउंट और एक फिक्स्ड डेट होना चाहिए, इसे हम एसआईपी कहते हैं। तो ये बात तो समझ आ गई, लेकिन आप अपना पैसा कहां और किस तरीके से लगाएंगे पहले वो समझते हैं। तो सबसे पहले ना एक फिक्स्ड डिपॉजिट को समझते हैं। आपको पता है फिक्स्ड डिपॉजिट क्या? नहीं तो मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो डिटेल में और अच्छे से लेके आऊंगा, जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले कि सर ये फिक्स्ड डिपॉजिट है क्या। सबसे पहले मान लीजिए आपने इन्वेस्ट कर दिया, कितना, एक जगह गए, आपने 1 लाख रुपए कर दिया एफडी, है ना। कहीं से दादाजी के पैसे आ गए, है ना, कहीं से आपने कमा के बड़ी मेहनत से रखे हुए, तो आपने कहा भैया इस पर रिस्क नहीं लेना अपने को, आपने सीधा 1 लाख रुपए कर दिए एफडी, है ना। तो आपका जो एफडी का ड्यूरेशन आपने डिसाइड किया वो 5 साल, मतलब आज से लेके 5 साल बाद आपकी मेच्योरिटी होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट आज ही तय हो गया कि भैया 7% पर एनम लगेगा, यानी कि जो भी आपका कैपिटल अमाउंट है इसके ऊपर 7% साल का बैंक आपको ब्याज देगी। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट। उसके बाद है भैया कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है क्वार्टरली, इसको भी समझ लीजिए, समझना बड़े सीधे शब्दों में। फॉर एग्जांपल अभी आपने कितना लगाया, ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तभी आप सीख जाओगे सारी चीजें। यहां पे आपने 1 लाख रुपए लगाए, ठीक है, 1 लाख लगाए, बैंक ने बोला हम साल का 7% आपको देंगे। तो साल के साथ में ना बैंक क्वार्टरली चीजें डिसाइड करती है, 1 2 3 4। अगर आप इस क्वार्टर को अच्छे से समझेंगे तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं भैया? 3 क्वार्टर होते हैं, ध्यान रखना। यहां पे क्लियर दिख रहा है जी सबको? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले अगर मैं फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चलूं, बट आपको मैं बेसिक समझाता हूं जनवरी वाला मेथड से। तो सिंपल है जी, अगर 1 जनवरी से शुरू करेंगे तो पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 31 मार्च को सर हमारा पहला क्वार्टर क्लोज हो जाएगा, है ना। और दूसरा क्वार्टर कब शुरू हो जाएगा? 1 अप्रैल को, पूरा अप्रैल, मई, जून, यानी कि 30 जून या 31 जून देख लेना। यहां पे समझो कि 3-3 महीने का क्वार्टर होता है। तो बैंक ने बोला कि भैया कंपाउंडिंग होगा, यानी कि जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा वो 1 क्वार्टर बाद आपको ऐड हो जाएगा इसी में। तो सीधी सी बात है, 1 लाख का सबसे पहले हम 7% निकालेंगे सर। 1 लाख का 7%, यानी कि मैं यहां गया 1 लाख का 7%। बड़ा आसान था निकालना कि सर 7,000 रुपए मिल गया। ये 7,000 कितने मंथ का था सर? अभी तो आपने बताया था कि 12 मंथ का था। 1 साल बाद उसने बोला था मुझे 7,000 रुपए मिलेंगे, सीधी सी बात है। अब मैंने क्या कहा कि क्वार्टरली कंपाउंड होगा। तो 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं? मैंने भी बताया था 4 होते हैं, करेक्ट है जी। मतलब 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा। एक मिलेगा क्वार्टर 1 में, एक मिलेगा क्वार्टर 2 में, एक मिलेगा क्वार्टर 3 में, और एक मिलेगा क्वार्टर 4 में। तो सीधी सी बात है भैया, पहला इंटरेस्ट मुझे मिलेगा क्वार्टर 1 में, तो ये तो मुझे पूरे 12 महीने का था। तो सर ये 12 से डिवाइड कर देंगे, गुना कर देंगे कितने से? सर अभी आपने बताया था 1 क्वार्टर कितने मंथ का होता है? 3 महीने का होता है। तो सर 3-3 महीने बाद मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो सीधा गुना कर दीजिए, 3 चौक 12 और 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, भैया कितना होता है? करेक्ट है। तो भैया सीधा समझ में आ गया कि बैंक जो है ना हर 3 महीने पे
1750 रुपए देगा, जो मेरे 1 लाख में ऐड हो जाएगा। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, इस 1 लाख में। तो अब जो है ना यहां पे जो आपका अमाउंट है 3 महीने बाद ये 1,01,750 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका चलेगा। ये थोड़ा सा डिटेल है, बस सिंपल आप इसको सालाना अगर समझोगे तो सर अगले साल आपका मतलब 1 साल बाद, अगर ये दूसरा साल है तो 1 साल बाद आपका 1 लाख हो गया 1,07,000 रुपए, है ना। लेकिन 1,07,000 नहीं होगा, 1,07,000 से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे ये पार्ट ऐड हो गया है और अगला जो 7% मिलेगा वो नॉट 1 लाख पे, अगले 3 महीने मुझे लगा 1,01,750 रुपए पे। तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग, जो कि यहाँ पे भी होती है फिक्स डिपॉजिट में। तो जो लोग आपको आज से पहले फिक्स डिपॉजिट बुरा है, फिक्स डिपॉजिट ये है, फिक्स डिपॉजिट बुरा नहीं है, फिक्स डिपॉजिट के फायदे अलग हैं, ये आपको आज से समझना पड़ेगा। यहां तक समझ में आया तो वीडियो में कमेंट जरूर करना, जिससे मुझे लगे कि मैं अच्छी चीजें आपको सिखा पा रहा हूं। अब आते हैं थोड़ा सा एसआईपी कैलकुलेटर पे। मेरे भाई बड़ा अच्छे से सिंपल शब्दों में आप ध्यान रखिए कि एसआईपी ना बड़ी जादुई चीज है। क्या जादुई चीज है? एसआईपी कहता है भैया 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, वो उसमें से एक मेरे हाथ में है, एक मेरे हाथ में नहीं है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हो तो बड़ा अच्छे से समझना सर क्या क्या कह रहा है। एक होता है भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक होता है भैया ड्यूरेशन। ये 2 चीजें हो गई ना, पहली और दूसरी। अब ये कह रहा है एसआईपी कि सर मेरे हाथों में एक ही चीज है। क्या? वो कहता है सर मेरे हाथों में बस टाइम है। अगर मेरे पास टाइम है, क्योंकि रेट तो भैया मार्केट डिसाइड करेगा। क्योंकि जितने भी लोग एसआईपी जनरली करते हैं वो करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। म्यूचुअल फंड क्या होता है, सिंपल शब्दों में समझिए तो एक फंड मैनेजर है, उस पर भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। एक जैसे लाइक एसबीआई का हो गया लार्ज कैप, है ना, एसबीआई का लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है ना। तो ये एनएवी से काउंट होता है, इसमें डिटेल में हम समझेंगे एनएवी क्या होता है। लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि आपने क्या किया, एक एसआईबी का बंदा, एक मैनेजर एक्सपर्ट था, बोला मैं तो दिन भर नौकरी करता हूं, मेरे पास 50,000 है, ये बंदा दिन भर काम करता है, एसबीआई ने ऑथराइज किया भैया इसको 2 पैसे, ये सही जगह लगाएगा। तो उसकी मर्जी, जहां मर्जी लगाए। हम तो एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं भैया, कोई भी एक म्यूचुअल फंड, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं। अब ये म्यूचुअल फंड जो है ना वो मार्केट के हिसाब से घटता बढ़ता अपना रहता है, इसकी अपनी एक प्रक्रिया अपना चलता रहता है। इसीलिए कहा गया है कि टाइम आपके हाथ में। आपने डिसाइड कर लिया कि भैया आने वाले 20 सालों के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, अगले ने भी कहा 20 के लिए, अगले भी ने कहा 20 के लिए, लेकिन मार्केट वेरी करेगा। मार्केट केस हो सकता है ऐसा, अगर मान लीजिए है ना बहुत ज्यादा ठीक ठाक नहीं रहा तो 10% मार्केट ने दिया आपको, भैया सीधी सी बात है, आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो गया? सर मैं हर महीने के 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो 12 से गुना कर दूंगा, 12 पंचे 60, साल का 60,000 रुपए डाल रहे हो। सर मुझे 20 साल के लिए डालना है, तो कितना हो गया? 6 दूनी 12, यानी कि 1,20,000 रुपए। करेक्ट? यानी कि आपने 20 साल में कितना पैसा जमा करवा दिया जाके? 1,20,000 रुपए। सेम कहानी यहां भी होगी, सेम कहानी यहां भी होगी, क्योंकि पैसे सेम होंगे, क्योंकि आपने भैया अमाउंट भी फिक्स रखा है, साल भी फिक्स है। बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट बदल देता है, जैसे मॉडरेट था, है ना, अगर एग्रेसिव मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ने लग गया तो 15% आ गया। आप देखिए 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 3,82,008 रुपए। करेक्ट है जी। अगर मार्केट 12%, जस्ट 2% बढ़ जाता है, सिर्फ 2% के बढ़ने से आपको मिल रहा है भैया यहां पे 50 लाख में 4,000 रुपए कम। सर कितने का फर्क आ गया? ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो यहां पे 11 लाख कुछ 50,000 रुपए प्लस मिल गए, सिर्फ 2% बढ़ जाने से। थोड़ा सा और चलते हैं, अगर मार्केट एग्रेसिवली ग्रो कर गया और मात्र 5% और बढ़ गया, मतलब 10 आप सोच रहे थे, 5% और बढ़ गया, 5% की बढ़ोतरी, तो आप देखेंगे ये हो गया 75,79,000। सिंपल एक मैथ समझिए कि मार्केट भैया यहां से डबल हो चुका था, आप देख रहे हो 38 लाख है और कहां 75 चला गया। परसेंटेज अगर आप यहां पे देखेंगे तो 10% से डबल नहीं हुआ, मात्र 10 से 15 हुआ है, 10 से 15% की तरफ गया है 5%, लेकिन अमाउंट आपका डबल हो गया। दिस इज पावर कॉल्ड कंपाउंडिंग, जो आपको समझना है, यह है पावर कंपाउंडिंग की। लेकिन ये वाला जो पोर्शन था वो किसके हाथ में था? ये मार्केट के हाथ में था। कभी मार्केट आपको 8%, कभी 10%, कभी 12%, कभी 15%। दिस इज ऑल अप टू यू, आप कितना इन्वेस्ट करते हो। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मैं जितना ज्यादा लंबे समय में इन्वेस्ट करूंगा मेरे को ज्यादा बेनिफिट होगा, तो मैं आपको बता दूं ये चलते फिरते जो ये एजेंट पेजेंट होते हैं ये आपको ज्ञान देते होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सिस्टमेटिक रूल है ना, फिर तो आप 100 साल के लिए कर दो, आप खत्म हो गए, करोड़पति आपका पोता बनेगा। जिंदगी का जीना भी तो है ना। तो द सिंपल थ्योरी इज कि मिनिमम अगर आप कभी भी एसआईपी कर रहे हो तो आपके माइंडसेट में मिनिमम 5 साल होना चाहिए, मिनिमम 5 साल होना चाहिए, इससे कम एक दिन भी नहीं चलेगा। एवरेज आइडल माना जाता है 10 साल। आप 5 साल से अपनी एसआईपी का एक गोल बना सकते हो कि मेरा क्या गोल है।
करेक्ट। तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। अब ये ईयर कैसे डिसाइड होगा, ये भी समझने वाली बात है। तो मैं आपको लेके चलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे जो मैंने बना रखा है, ये वाला। मैंने यहाँ पे 3 लोग कैलकुलेट किए। एक है जी प्रिया जी, ध्यान रखिएगा प्रिया अगर आपका नाम हो तो। दूसरे एक है राहुल भाई साहब और एक है दीपक जी। इन 3 लोगों को मैंने चुना। ये 3 लोगों की एज ग्रुप अलग अलग है। अभी जो प्रिया जी हैं, है ना, इन्होंने पहली बार एसआईपी कब शुरू करी? 25 की उम्र में। इनको जल्दी समझ आ गया था। मैं बता दूं 25 की उम्र में तो हमने कमाना ही शुरू करा था। कमाना क्या, कमा तो बचपन से ही रहे थे। जब मेरी शादी हो गई थी 17 साल की उम्र में, 17.5 में, 18, 19, साढ़े 19 साल से मैंने कमाना शुरू कर दिया था। लेकिन बुद्धि समझ नहीं थी ना एसआईपी क्या, क्योंकि हमें लगता था ये अमीरों के चोचले हैं। मतलब जीवन में आपके महीने के 1 आध लाख रुपए बन रहे हो तो जाके आप एसआईपी सोचते हो। गलत। मुझे तो लगता है एसआईपी सिर्फ और सिर्फ मिडिल एज के लिए है। अमीरों के तो अलग दुनिया है भाई, उसको तो अपना फैक्ट्री लगा लेगा, एक और बिजनेस डाल लेगा। लेकिन आपके लिए एसआईपी गोल्डन माइन है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में कैसे। तो जो प्रिया जी हैं, इन्होंने एसआईपी शुरू करी 25 की उम्र में, ध्यान रखना। जो राहुल साहब है, इन्होंने एसआईपी करी 35 की उम्र में। और जो दीपक साहब है, इन्होंने कब शुरू करी एसआईपी? 45 की एज में। मतलब द एज इज सबका डिफरेंट था। हर एक को भूला भुटका देर से समझ आया। देर से जाके समझ आया दीपक जी, है ना, पीछे हमारे कैमरा मैन ये भी समझ रहे हैं ना जी। देर से समझ आया दीपक जी को, जो कि तीसरे नंबर पे थे। अब यहां पे समझते हैं और अच्छे समझते हैं भाई साहब। सबका स्टॉप एज क्या था? 60 साल। सबने 60 साल में सोचा था भैया अपना होना रिटायरमेंट, मतलब 60 साल के बाद अपन डिपॉजिट नहीं करेंगे। सबने अपना 60 साल रखा। तो सर सीधी सी बात है, जो प्रिया जी हैं वो ज्यादा क्या करेंगी? 25 से शुरू कर दिया इन्होंने, तो ज्यादा। सबसे कम कौन करेंगे? दीपक जी। दीपक जी कितना करेंगे? सर दीपक जी मात्र करेंगे 15 साल। करेक्ट। राहुल जी कितना करेंगे? अगर थोड़ा सा राहुल जी को समझे तो राहुल जी करेंगे सर 25 साल। और प्रिया जी कितना करेंगी? 35 साल। बस सबने अपना एज, स्टार्टिंग कब था, एंडिंग सबका 60 साल था। सबने कहा भैया हम 5,000 रुपये महीना कर सकते हैं। मान लो सब एक ही कंपनी में जॉब करते थे, सबकी सैलरी एक थी, सबको टैलेंट के हिसाब से ज्यादा पैसा मिलता था। अगर आप देखें तो इन्वेस्टेड अमाउंट इस केस में सबका अलग अलग होगा। कैसे अलग होगा? प्रिया जी ने पूरे 35 साल जमा करे हैं, तो 5,000 महीना है, तो सिंपल कहावत है 5,000 को आप गुना कर दो किससे? 12 से। 12 पंचे 60,000 हो गया एक साल का। तो सर 35 साल का कितना होगा? 35 साल का होगा 21 लाख रुपए। यानी कि प्रिया जी ने अपने पूरे जीवन काल में हर महीने 5,000 रुपए जमा करे और कितना जमा कर दिया? 21 लाख रुपए जमा कर दिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं राहुल जी की तरफ। ये जो राहुल साहब हैं, इन्होंने 25 साल ही करना था, क्योंकि इन्होंने शुरू करा था हमारी एज से 35 वाले, हम सब 35 वाले हैं। तो भैया राहुल साहब 5-5 हज़ार रुपए जमा कर रहे हैं, कितना कर बैठे? 15 लाख रुपए। वहीं पे दीपक साहब थे, इनको बहुत देर बाद समझ आई, लेकिन उन्होंने शुरू किया तो कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। इन्होंने कितना जमा किया? 9 लाख रुपए। करेक्ट है जी। अब कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। अच्छा मैं 12 इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि अगर आप देखोगे निफ्टी का रिटर्न, तो थोड़ा मैं समझाता हूं आपको। ये चार्ट है बेसिकली, ये ईयर है कि मतलब 26 में कितना आया है ना, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझेंगे। 26 में कितना आया, 25 में कितना आया, 24 में कितना, तो हर महीने का अलग अलग है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है एनुअल ब्रेकआउट में। आप देखोगे 10%, मतलब 26 में अब तक का जो रेशियो रहा है कि सर अभी तक 26 में कितना बन चुका है, तो 26 में सर अभी तो 2 ही महीने निकले हैं, फरवरी ही खत्म हुआ है, तो अभी 10% दिखा रहा है। चलो हम 25 में देखते हैं। 25 में कितना था? 8.5%, राइट। 24 में कितना था? तो सर 19.5%। 23 में कितना था? तो सर साफ दिख रहा है 4% के करीब। 22 में कितना था? 24%, है ना। इस तरीके से एनुअल निफ्टी जो है वो ग्रो करी है। तो अगर मैं एवरेज इनमें से 10 साल का एवरेज कर लूं, तो निफ्टी ने 12% का रिटर्न तो दिया ही दिया है 10 सालों के एवरेज में। किसी साल ज़्यादा रहा, 24%, कोविड में 12% था, उस महीने मंथ में बड़ा चेंज आया होगा। 2020 में आप देखेंगे ये वाला नंबर है मेरे ख्याल से 23, है ना, याद देखेंगे 2020 में मार्च से कोविड आना शुरू हो गया था, और क्या भयंकर मार्केट गिरा था, करीबन 30-40% उस टाइम गिरा। उससे अगले महीने 6% गिरा, फिर 2% गिरा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया इसने 12% मैंने यहाँ पे इसीलिए लिया है क्योंकि भैया 12% एक आइडल एसआईपी पे रिटर्न आपको मिलता है। अब देखिए फायदे, जो प्रिया जी हैं, प्रिया जी ने कितना मिलेगा? 1,76,49,569। प्रिया जी को 60 की एज में 1,76,00,000 रुपए, 77 लाख रुपए अप्रॉक्स इनको मिलेगा 12% रिटर्न पे। वहीं पे जो राहुल जी हैं, बस ईयर की कमी थी, ईयर की कमी के कारण इनको सिर्फ मिल रहा है 94 लाख रुपए। अब आप समझो मात्र जितनी जल्दी एसआईपी शुरू करने का फायदा क्या है भाई साहब। इनके यहां पे गैप कितना है? इन्होंने 21 लाख रखा, इन्होंने 15 लाख रखा। तो जरा जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ 15 में 21 में कितना डिफरेंस होता है जी? मात्र 6 लाख का।
6 लाख इन्होंने कम डिपॉजिट किया और आप देखिए उस 6 लाख की वजह से इनको कितने का नुकसान हुआ है। आपके सामने ये नंबर है। ऑलमोस्ट अगर मैं आपसे बोलूं तो 82-83 लाख रुपीस कम मिला है। आप समझ रहे हो, डिपॉजिट इन्होंने 15 किया और इन्होंने बस 21 किया। समय का खेल था बस। दीपक साहब 9 लाख इन्होंने भी किया। अगर मैं जिससे ऊपर वाले से कंपेयर करूं तो 9 6 15, 6 लाख बस इन्होंने कम जमा किया और उस 6 लाख की वजह से इनको 94 लाख मिला था और इनको मात्र 25 लाख रुपए मिला है, 22,000। अब आप समझिए यहां पे गेम कितना है कि करीबन 70 लाख रुपए कब मिला है। तो समय कितना इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी एज में है शुरू कर दीजिए। आप सोचेंगे मैं तो 45 को गया, मैं करूंगा क्या। अरे भाई साहब, आप इससे कंपेयर क्यों कर रहे हो। आप अपने लोगों में देखो जो लोग नहीं कर रहे हो और आप करना शुरू कर रहे हो। तो एसआईपी सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यहां समझ आ गई कि जितनी जल्दी शुरू करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। 2 बातें मैंने आपको बताई, आपके पास खाली समय है, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ये पूरा मार्केट पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि भाई एसआईपी हमें समझ में आ गया कि भाई एसआईपी क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है। अब बात करते हैं भैया एफडी की। एफडी में कई टाइप्स होते हैं, ध्यान रखना। पहला होता है भैया रेगुलर एफडी कि नॉर्मल बैंक में एफडी करा लो, 7 दिन से लेके 10 साल तक करा लो एफडी, जो आपका दिल करे। अगला है टेस्ट सेविंग एफडी, जो 5 साल का लॉकिंग पीरियड। आप इलिप्स वगैरह कहते हैं ना, इलिप्स वगैरह कराया जाता है हर साल। मैं तो वैसे तो ईयरली पे करता हूं, मैंने भी करा रखा है एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, 7 साल तक जमा करना पड़ता है जनरली, और आपको मिलेगा 12 साल में अकॉर्डिंग टू। ये पैसा भी देखा जाए तो मार्केट में ही लगता है पूरा, है ना। तो सीधी सी बात है, इसमें लॉकिंग पीरियड मिनिमम कितना होता है, 5 साल होता है। 5 साल तक आपको पैसे उसमें जमा करने, मतलब 5 साल तक जमा कर रहे हो, 5 साल तक आप निकाल भी नहीं सकते। तो ये बात ध्यान, ये टैक्स सेविंग प्लान्स होते हैं बेसिकली। इसमें टैक्स नहीं लगता क्योंकि 5 साल जैसे ऊपर चला गया टैक्स नहीं लगेगा। सेम कहानी एफडी के कोई से भी रेगुलर प्लान में है। 5 साल अगर आपने एफडी कर दी उस पर टैक्स नहीं लगता उस वाले अमाउंट पे, मतलब वो वाला सीन है। अगला है सीनियर सिटीजन एफडी। ध्यान रखना 0.25 से लेकर 0.5 तक का ये थोड़ा बढ़ा देगा। ये मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा लाइक कंपैरिजन में। अगला होता है कॉर्पोरेट एफडी। जैसे मेरा महात्मा जी टेक्निकल का अकाउंट है, तो मान लो अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, तो बैंक पहले ना कॉर्पोरेट वाले जो अकाउंट थे ना, है ना, करंट अकाउंट बोलते थे इसको, इसमें एफडी नहीं देते थे। तो बैंकों में लड़ाई होने लगे कि बैंक ने कहा भैया मैं तो दूंगा, है ना। तो भैया सबने कहा तो भाई हम इसी में कराएंगे यार। मान लो करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, है ना। अगर समझो एक कंपनी का 10 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, सीधी सी बात समझो। अगर कहता है मैं आपको 10 करोड़ का, सिंपल जोड़ो, एक मैथ मैं आपको जोड़ के दिखाता हूं। अगर संबड़ी 10 करोड़ का अगर कॉर्पोरेट में यानी कि करंट अकाउंट में 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है, 3 4 5 6 7 8 जीरो आ गए 10 करोड़ रुपए का 4%, साल का हो गया भैया 40 लाख रुपए। आप सिंपल समझो, डिवाइडेड बाय 12 भैया 3,33,000 रुपए महीना। मतलब ये कंपनी नुकसान में जा रही थी तो सब सही जाएंगे। तो सभी बैंक ने फैसिलिटी दे दी कि भैया हम आपको इस तरीके का लिंक कर देते हैं, आपको पैसा मिलता रहेगा। तो कॉर्पोरेट एफडी भी शुरू हो गई। और एक होती है फ्लैक्सी एफडी, जो कि सेविंग अकाउंट से ही ऑटोमेटिकली लिंक्ड होती है। बेसिकली क्या है, जैसे मान लो आपके फॉर एग्जाम्पल, आप समझना, एक मैथ समझो। आज आपको लगता है कि पहले क्या होता था ना, चेक बाउंस हो जाते थे। आपके पास एक बैंक है, करेक्ट है जी। इस बैंक में आपके 2 अकाउंट है ना। एक अकाउंट किस चीज का है, एक अकाउंट है सेविंग का, है ना, और एक है आपके पास एफडी का। अब आप जितना कमाते हो थोड़ा पैसा आ गया एफडी में डाल देते हो। मान लो आपके पास यहाँ पे सेविंग में पड़ा था कितना, 50,000, और एफडी में आपने डाल रखा है 1 लाख रुपए। अब आपने कहीं कहीं शॉपिंग करी, किसी को पेमेंट करना था, वो 56 था, तो चेक तो बाउंस हो जाएगा या नहीं होगा। तो बैंक कहता सर टेंशन ना लो, ये फैसिलिटी हम आपको देते हैं, इसमें से निकाल के इसमें डाल देंगे। तो सीधी सी बात है कि ये इसमें एक मिनिमम लॉकिंग पीरियड होता है, मतलब मिनिमम अमाउंट बैलेंसिंग होता है कि जितना अगर आपने डाल दिया कि भाई 30,000 रुपये तो इसमें रख, और जितना पैसा एक्स्ट्रा डालू सब उठा उठा के एफडी कर दे, सब उठा उठा के एफडी कर दे, करेक्ट। तो इसे बोलते हैं फ्लैक्सी एफडी कि मतलब मेरे अकाउंट में 30,000 थे, सैलरी आ गई 50,000 की, हो गया 80,000, बैंक 50,000 उठा लेगा, एफडी कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड फ्लैक्सी एफडी। अब इसके आगे चलते हैं सर, एक और आपने बताया था वो था आरडी के बारे में। अब आरडी क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं अच्छे से डिटेल में। मंथली डिपॉजिटेड पीरियड होता है, हर महीने 5,000 रुपये। ड्यूरेशन आपने डाल दिया भैया मैं 5 साल के करना चाहता हूँ। इंटरेस्ट रेट भैया 7%, है ना। टोटल डिपॉजिट हो गया, मेच्योरिटी अमाउंट मिल गया, टोटल आपने इतना पैसा इंटरेस्ट के थ्रू बना लिया। बेसिकली बैंक में एफडी का एक नया तरीका बना दिया कि हर महीने इतने इतने पैसे जमा करो, और इस पे आपको थोड़ा ज्यादा, मतलब बैंक ने मोटिवेट करने के लिए एफडी से थोड़ा ज्यादा पैसा दे दिया यहाँ पे कि हम 7% देंगे। अगर एफडी 6% है तो बोला आरडी में हम 7% देंगे, तभी तो कोई नया चीज लेगा ना भाई, है ना। अगर आपने कोई गाड़ी 6 लाख की बनाई कंपनी ने और एक गाड़ी 7 लाख की है और दोनों में सेम फीचर है, तो भैया कौन लेगा। तो 7 लाख में ज़्यादा फीचर भर दिए, बोले सर 1 लाख एक्स्ट्रा देके आप इतने सारे फीचर ले जाओ। तो वही कहानी यहाँ भी है, ये है आरडी की। लेकिन जादू कहाँ है, एसआईपी और म्यूचुअल फंड में।
तो ये फैक्टर जब आपने देखा तो आपके मन में आया होगा यार ये बड़ा बेटर है। सर बेटर क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए मैं पूरा एक डिटेल आपको ना 2 चीज लाऊंगा। सबसे पहले एक रिस्क फैक्टर भी दिखाऊंगा कि क्या रिस्क है, सारे आपके सवाल के जवाब दूंगा, जो बहुत सारे सवाल आप पूछते हो मुझसे उसका जवाब भी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 चीजें रखी हैं, SIP, FD और RD। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई डिफरेंस क्या है। सबसे पहले समझना बड़ा ध्यान से, मैंने रखा है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका मार्केट से लिंक क्या है, गारंटेड सीन और गारंटेड लाइक फिक्स्ड क्या अमाउंट है। सबसे पहले समझो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट, यानी कि इसका फीचर सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा का पूरा, इसमें कोई भी मिनिमम अमाउंट से आप शुरुआत कर सकते हो। 500 रुपये महीना, आराम से आप 500 रुपीज पर मंथ से शुरुआत कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या दिक्कत है, आप 1000 रुपए या फिर लमसम कोई अमाउंट जाके फिक्स कराते हो। मिनिमम 1000 रुपए जाओगे तो बैंक में FD ही कराओगे ना भैया, 5000 का कर दो, 10,000 का कर दो, इससे कम क्या ही कराओगे। बैंक वाला भी देख के आपके ऊपर हंस देगा कि भाई 100 रुपए की FD लाया। जनरली लोग ऐसा होता है। तो आप FD कम से कम 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख उससे ऊपर की ही जाके कराते हो, तो आपका ये फैक्टर है। दूसरा है RD अकाउंट, यहां पे आप 100 रुपए से भी मंथली कर सकते हो। RD एक बहुत अच्छी चीज है, मैं इसके बारे में थोड़ा समझा दूं आपको। रेकरिंग डिपॉजिट वाला गेम होता है। कई बार क्या होता है ना, RD में ना बैंक वाले क्या करते हैं, थोड़े ज्यादा इंटरेस्ट आपको दे देते हैं। जैसे इसमें 6.5, 7.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे आपको 7 या 8% का भी इंटरेस्ट यहाँ पे आपको दे सकते हैं बैंक वाले। तो RD थोड़ा इस तरीके से काम करता है। पहले बड़ा फेमस था, लेकिन जब से म्यूचुअल फंड, SIP पे ज्यादा अवेयरनेस आ गई, तब से ये लोग स्विच हो गए कहाँ पे, SIP की तरफ। तो ध्यान रखिएगा, जो इसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो 10 से 15% है। अगर आप लॉन्ग रन, कम से कम 10 साल का नजरिया रख रहे हैं म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप FD कराते हो तो डिपेंड्स ऑन बैंक के रेट। अगर आप बोलोगे सर आज के टाइम पे बैंक का रेट क्या चल रहा है, तो चलिए आज देख लेते हैं, है ना। ऑल बैंक्स रेट यहां पे लिखते हैं, ऑल बैंक FD रेट, ऑल बैंक FD का रेट्स पे क्लिक कर देते हैं। चलिए FD पे, है ना, यहाँ पे कोई भी वेबसाइट रैंडम खोल लेते हैं जो भैया हमें सारे बैंक का FD रेट बता दे और हमें बता दे सारी चीज़ों पे। तो ये आ गया भैया, सारे बैंक्स यहाँ पे दिखना शुरू हो गए, है ना। यहाँ पे जितने भी बैंक है, यहाँ पे सारे बैंक्स आ गए, सबकी कहानी यहाँ पे आ गई भैया। हायर FD के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोग 7.9 दे रहे हैं, वो बैंक है जो स्मॉल स्केल्स पे काम कर रहे हैं। और जो बड़े बैंक्स है भैया वो तो और कम बैंक देंगे। ध्यान देखोगे आप, मैं आपको कुछ बैंक्स के नाम बता दूँ, जैसे बैंक ऑफ इंडिया 6.7। तो चलिए अब आपको यहाँ पे समझाते हैं भैया कौन से बैंक कितना FD दे रहा है। तो यहाँ पे देखोगे भैया, बैंक ऑफ बड़ौदा ये कितना दे रहा है, हाइएस्ट स्लैब है 6.45। कहने का मतलब है 1 साल के लिए कराओगे इतना मिलेगा, 3 साल के लिए इतना, 5 साल के लिए इतना। दिस इज डिपेंड्स ऑन यू। सीनियर सिटीजन के लिए 0.5 या 1% कोई कोई बैंक बढ़ा देती है। बैंक ऑफ इंडिया में 6.6 है। ऐसे ही आप देखोगे कैनरा, सबका 6.6, 6.5 समथिंग लाइक दिखे। स्टेट बैंक इंडिया का आज के डेट में जो वीडियो बना रहा हूँ 6.45 है, मैक्स स्लैब 6.25, इस तरीके से चल रहा है। तो कहने का मतलब सर समझ आ गया कि अभी जैसा आपने यहाँ पे लिखा था कि भैया 6.5 से 7.5, तो करेक्ट है जी। बैंक FD इसी में देती है, लेकिन 10 से 15 जो मैंने लिखा है ये मार्केट पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने आपको निफ्टी का भी हिस्ट्री बता दिया कि अगर आप निफ्टी में पैसा छोड़ देते हो मिनिमम, तब भी आपको 10 से 12% तो मिल ही जाता है। उसके बाद आता है रिस्क का लेवल। सर इसमें मीडियम टू हाई होता है। जितना कम समय रखेंगे, देखिए टाइम जितना कम रिस्क उतना ज्यादा, ये दुनिया का नियम है भाई साहब, है ना। तो इसमें यह 10 साल रखेंगे रिस्क उतना ही कम होगा आपका, करेक्ट। FD में क्या है, जीरो रिस्क है, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। RD में क्या है, जीरो रिस्क है, कोई टेंशन नहीं। लिक्विडिटी की बात करूं, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितनी जल्दी मैं इसको अपने कैश में बना लूं। जैसे अगर आप अकाउंट्स के विद्यार्थी थे, मैंने 10 साल अकाउंट्स पढ़ाई है ना, CA CPT के बच्चों को और 11th 12th के बच्चों को। तो एक फॉर्मूला होता था भैया, है ना, करंट रेशियो निकालने का, करंट एसेट बाय डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और एक होता था लिक्विड एसेट निकालने का, लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड एसेट मतलब वो जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो सीधी सी बात है, इन तीनों में जल्दी कैश मुझे कौन दे देगा, तो सीधा सी बात है भैया मार्केट। ये भैया एनी टाइम जब चाहो तब आप इसको निकाल सकते हो, करेक्ट। मैं ऊपर का थोड़ा मिटा देता हूं जिससे आपको थोड़ी आसानी लगे समझने में कि सर ये जब चाहो तब आपको पैसे दे देगा। लेकिन FD में क्या होगा, कई बार आपको पेनल्टी लगेगी। जाओगे और बैंक वाले बोलेंगे भैया यार तुमने हमारा प्रोसेस भी करवा दिया, पहले बोले थे 5 साल के लिए कराना, अभी फिर तुम आ गए 6 महीने बाद तोड़वाने के लिए, तो आपको पेनल्टी कुछ थोड़ी बहुत चार्जेस वगैरह देने पड़ सकते हैं। सेम कहावत RD में भी है, बट इसमें ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे, इसमें जो है एग्जिट लोड होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप म्यूचुअल फंड में FD लाइक SIP वगैरह करते हो तो इसमें एक एग्जिट लोड होता है 1% के करीब, कि अगर आप 1 साल से पहले निकाल लोगे तो 1% ये भी एग्जिट लोड लेते हैं। बट इन टर्म्स में बात करूं लिक्विडिटी की, तो बहुत जल्दी
पैसा तुरंत निकल जाएगा आपके हाथ में। पेनल्टी ये भी थोड़ी बहुत लेते हैं। अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन बीट की, आज के टाइम पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हर सेक्टर का अलग अलग है, सब्जियां बढ़ रही है, हर साल 7-8% से बढ़ जा रहा है, तो इन्फ्लेशन को बीट करेगा सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड, एसआईपी। एफडी आपकी इन्फ्लेशन को बहुत ना के बराबर, क्या ना, बेयर मिनिमम बहुत मैच कर पाएगा। यानी कि आप देखो एफडी कितना दे रहा है इंटरेस्ट, 6.5%, और हर साल महंगाई कितने से बढ़ रही है भैया, 7-8% से 6% से बढ़ जा रही है। अगर मान लो मैं इन्फ्लेशन रेट 5% भी अभी अकॉर्डिंग डेटा टू रखता हूं, तब भी मेरा फायदा सिर्फ कितना परसेंट बढ़ा, 1 से 1.5%। बट वहीं पे अगर मैं एसआईपी लॉन्ग टर्म में रखता हूं तो 10% भी गेम अगर घूमा तो इन्फ्लेशन बीट करके मैं 4% आगे ही रहा। ये सबसे बड़ा चेंज है आज के टाइम पे जितने भी लोग एसआईपी करते हैं। अगर आप मंथली देखोगे इंडियन रिटेल का, तो इंडियन रिटेल जो है वो 31,000 करोड़ मंथली एसआईपी अमाउंट डाल रही है। मतलब 4 लाख करोड़ के करीब सालाना एक रिटेल इन्वेस्टर इतना पैसा डाल दे रहा है, क्योंकि आसान हो गया, प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे आ गए हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स होंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके भी देख सकते हो। तो दीज आर द वे, आप साफ समझ पा रहे हो कि एक रिटेल इन्वेस्टर इतना इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उसको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अगर मैं टैक्स एंड रिटर्न की बात करूं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है इस पर 10% लगता है अगर आप 1 लाख से ऊपर साल में लाइक जनरेट कर रहे हो, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% पे है। वहीं पे अगर मैं बात करूं एफडी के ऊपर तो एज पर योर इनकम स्लैब उस हिसाब से लगेगा, और जो भी आपका आरडी में भी सेम लगेगा। बट एक बात ध्यान रखिएगा, 80C में बेनिफिट सभी में है। 80C में ध्यान रखिएगा जो ELS होता है ना, जो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा मैच्योरिटी और सेविंग्स प्लान इस तरीके से लेते हैं, तो इस वाले में आपको 80C में बेनिफिट मिल जाएगा। 5 साल से ऊपर के जितने भी टैक्सेस की एफडी आप कराते हैं उसमें बेनिफिट मिल जाता है, और इसमें तो कोई बेनिफिट आरडी में नहीं मिलेगा। साथ में अगर आप देखेंगे कंपाउंडिंग का, तो मार्केट के हिसाब से कंपाउंडिंग करता है, ये इंटरेस्ट कंपाउंडिंग है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना बैंक 7% क्वार्टरली अगर आपको देगा तो हर 3 महीने पे इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, उस पर आप अपनी कंपाउंडिंग देख सकते हो। साथ में अगर आप देखोगे तो भैया आइडल फॉर सीरीज सी बात है, एसआईपी वेल्थ क्रिएट करता है, एफडी जो है वो सेफ्टी के लिए है, और ये आरडी जो है वो जर्नल के लिए है। तो सीधा सी समझ में आ गई इतनी सारी समझने के बाद कि सर एसआईपी जो है वो वेल्थ बनाता है, एफडी जो है वो सिक्योरिटी है। अगर आपको लगता है कि भैया मैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए मुझे पैसे चाहिए होते हैं, रिस्क नहीं चाहिए पैसों का, तो आप एफडी में एक पर्सन का, देखो सिंपल सी बात है, आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो सारे 100 रुपये एसआईपी में मत डालना, कुछ पैसे एफडी में होने चाहिए, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ा आगे समझते हैं। अब जो मैंने टैक्स वाला सेगमेंट आपको बताया उसको थोड़ा डिटेल में और समझ लेते हैं। अब सीधी सी बात है सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% है, वो भी 10% क्या है, अगर 1 लाख से ऊपर हो जाता है तब। शॉर्ट टर्म पे 15% लगेगा ही लगेगा, है ना। एफडी में क्या है भैया, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग होगा, 5 से 30% जिस भी स्लैब में आप आते हो, सेम कहानी इसकी भी है। अगर मैं टीडीएस एप्लीकेबल की बात करूं तो यहाँ तो टीडीएस लगेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे टीडीएस लगेगा अगर 40,000 रुपये साल से ज़्यादा आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट आपका बन रहा है, तो आपका टीडीएस लगना शुरू हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ भी है। 80C में डिडक्शन में क्या बेनिफिट होगा, 1.5 लाख तक की लिमिट होती है, वो भी इलिप्स वगैरह आप जो कराते हो ना, या ELSS वगैरह जो कराते हो, इन सब में बेनिफिट मिलता है। और 5 साल के लिए अगर आपने ऊपर की एफडी कराई तो उसमें टैक्स बेनिफिट है, और इसमें आपको कोई भी टैक्स, आरडी में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, ध्यान रखिएगा। 80C का लॉकिंग पीरियड आपको बताया, ELSS में 3 साल का लॉकिंग पीरियड है, आप समझ लीजिएगा। इसमें 5 साल की एफडी और इसमें तो कोई है ही नहीं। अगर मैं बात करूं बेस्ट टैक्स ऑप्शन की, तो ELS SIP फॉर 80C प्लस रिटर्न, ये अच्छा है। ओनली फॉर 80C SIP ये बेटर है, और नो रिकमेंडेशन, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं। एफडी का जमाना गया, ये आज से 15 साल पहले लोग करते थे, सीधा आ जाओ किसमें, SIP वगैरह में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे अब आप क्या समझाना चाहोगे। देखो दोस्त, एट द एंड ऑफ द वीडियो अब आप सबके बहुत सारे सवाल रहते हैं जो लोग SIP से रिलेटेड चीजों को करते हैं। पहला सवाल कि सर हम SIP को क्लोज कर दें जब मार्केट गिर रहा हो, बहुत बड़ी गलती है। जब मार्केट गिर रहा हो तब आपको SIP क्लोज नहीं करना चाहिए, SIP को चलते रहना चाहिए। SIP की जादू यही है, देखो SIP विन करता है दोनों चीजों में, हमने पाकिस्तान से सीखा है ना, या तो हम विन करेंगे या तो हम लर्न करेंगे, है ना। तो यहाँ पे दोनों में ही केस में हम विन कर जाएंगे। पूछिए कैसे। अब आप देखिए, जब मार्केट बढ़ रहा हो तो आपकी वैल्यू क्या होगी, जो आपने SIP कर रहे हो हर महीने महीने, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन जब मार्केट गिर रहा होगा और SIP करोगे तो आपको जो चीज महंगे दाम पे पहले मिल रही थी, अब वो सस्ते दाम पे दोबारा खरीदने को
मिलने आ गई है। जब आप इसे सस्ते दाम पे खरीदोगे फिर बढ़ जाएगा तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। सिंपल समझो, आप एक शेयर की, मैं एक शेयर वाइज समझा रहा हूं, इसे एनएवी कहते हैं, इसमें एनएवी। तो मान लो अगर आपने 1000 रुपए थे आपके पास, कोई एक एनएवी ले ली जिसकी कीमत थी 100 रुपए की, तो आपके पास कितने एनएवी आ गए? 10। सडनली मार्केट 50% फॉन हो गया है ना, और ये भैया आप 100 की एनएवी 50 की हो गई, तो आपके पास कितने होंगे? 20 एनएवी होंगे ना। तो मार्केट गिर रहा है, खरीदते रहिए, क्योंकि थोड़ा सा बढ़ेगा वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। तो ये दोनों ही केस बढ़िया है। तो कभी भी मार्केट गिरे चाहे बढ़े, एसआईपी को नहीं रोकना है। अब एक दूसरा सवाल ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आपको ये अच्छा लगे तो, कि भाई साहब हम अपने सारे एफडी एक बैंक में जाके करवा दे। तो मैं आपको बता दूं, कराने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन DICGC जो है ना भाई साहब, DICGC, ये एक आरबीआई की सब्सिडरी बॉडी है। ये कहती है कि भाई साहब आपके एफडी का ना सिर्फ 5 लाख तक का ही हम सिक्योर कर सकते हैं, यानी कि बैंक कोलैप्स कर जाए, बैंक डूब जाए, बैंक कुछ हो जाए, भाग जाए, तो हम आपका रिस्क कितना लेंगे? सिर्फ 5 लाख रुपए का। आपको पता है 1 लाख से 5 लाख की लिमिट बढ़ाई गई है। तो सीधी सी बात है, आप सोच रहे हो कि एफडी कर दिया कुछ हो जाएगा, वैसे तो इतना कोई ज्यादा हाइपोथेटिकल सोचता नहीं है, लेकिन सीधी सी बात है 5 लाख तक सिक्योर है। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप बैंक बदल सकते हो, यानी कि बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3। अगर इस बैंक में 3 लाख है, सेफ है। अगर इस बैंक में 7 लाख है तो यहां 5 लाख सेफ है। मतलब एक बैंक में 5 लाख की सिक्योरिटी आपकी है। तो कहावत भी है कि आप हर बास्केट एक ही मत रखो। अगर आपने जीवन भर एफडी ही करना है तो थोड़ा सा अलग अलग 2-3 बैंक होंगे, सब में अलग अलग जाके एफडी करना। तो ये एक अच्छा इंफॉर्मेशन है, मुझे लगता है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब बहुत सारे लोग सवाल ये पूछते हैं कि अमरीश जी हम जो है एफडी कर लेते हैं क्योंकि भैया इसमें टैक्स सेविंग प्लान्स है, 5 साल से ऊपर हम ये एसआईपी वगैरह नहीं करेंगे, टैक्स भरना पड़ेगा। देखो सर, सिंपल सवाल है, आप यहाँ पे ELS ये वाला प्लान ले लो, इसमें लॉकिंग पीरियड 3 साल के लिए होता है, बस बात खत्म। ये भी आपका टैक्स सेविंग प्लान में आ गया। अब अगला सवाल आता है, कुछ लोग कहते हैं सर एसआईपी, हम तो शेयर मार्केट से दूर रहते हैं। अरे भैया, एसआईपी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कि एक म्यूचुअल फंड में लगता है पैसा। ये म्यूचुअल फंड में एक अच्छे से फंड मैनेजर होते हैं। ये फंड मैनेजर मार्केट को स्टडी करके आपके 1000 रुपए को कम से कम 20 कंपनी में अलग अलग लगाते हैं। तो भैया इतना ज्यादा रिस्क भी नहीं है जितना ज्यादा आप डर बैठे माइंड में लेके हो शेयर मार्केट का। अब बहुत से लोग मुझसे ये भी सवाल पूछते हैं कि सर हम आरडी कर तो रहे हैं, ये हमारी क्या है? हमारी एसआईपी है। अच्छी बात है, आरडी एसआईपी है, लेकिन आरडी में एक चीज आपने नोटिस करी होगी, आरडी एसआईपी है बट ये आपको ग्रोथ नहीं दिला रहा। आरडी में एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, 7.5%, 6%, लेकिन एसआईपी जो है वो आपको ग्रोथ दिलाता है मार्केट के अकॉर्डिंग। तो एसआईपी को ये मत समझिए कि आरडी की एसआईपी, मैं एसआईपी म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं। तो आपको ये समझना पड़ेगा ना। होप आपको इस पूरी वीडियो में कंक्लूजन मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यू लगे तो मुझे लगता है अगर आप बच्चे हैं अपने मॉम डैड को भेजिए। अगर आप मॉम डैड आपका बच्चा 25-30 साल का है तो मैं बोलूंगा उसको एक बार शेयर कर दीजिए। अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट है, बेसिक शुरू किए, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।